नमस्कार साथियों। राजनीति का धंधा कहे या फिर धंधे की राजनीति कहे, इन दोनों में कोई सगा होता नहीं है। और जब राजनीति का नैया डामाडोल होने लगे तो फिर धंधे को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही सब कुछ इस समय मध्य प्रदेश के भीतर भी हो रहा है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के भीतर कहें बल्कि भारत देश के भीतर भी लगभग यही लग रहा है कि इस दौर में भाजपा की सत्ता डामाडोल हो जाएगी, हो भी रही है। तो फिर धंधा और राजनीति दोनों अगर एक दूसरे से जहां जहां जुड़े हुए हैं और जिसे जिसे ये लगता है कि स्थितियां आने वाले समय में पलट जाएंगी, नाजुक हो जाएगी, तो वह भी पलटने को तैयार है। तो फिर यह मान ले कि क्या यह जो धंधा और राजनीति का जो पूरा तालमेल है उसमें अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं, या फिर ये कोई आसान बात तो है नहीं कि चुनाव के समय ही वह मुद्दे क्यों उभर करके बाहर आते हैं जो सीधे तौर पर यह बतलाए कि कितनी बड़ी तादाद में स्कैम चल रहा है, कितनी बड़ी तादाद में घपले घोटाले हो रहे हैं, कितना पैसा करप्शन का कहां पर लगा हुआ है, कहां पर छिपा हुआ है, कहां पर खफा है, किस किस विभाग में कितने पैसे के जरिए किस अधिकारी ने और किन किन नेताओं ने और किन किन मंत्रियों ने कितने रुपए बनाए। ये सब कुछ चुनाव के समय अगर आने लगे तो पर मतलब बहुत साफ है कि सत्ता के जमीन हिली हुई है। और शायद यही कारण है कि भारत देश के कृषि मंत्री के बेटे, उनके खिलाफ जो ऑडियो टेप बल्कि वीडियो टेप उसमें जिक्र करोड़ों रुपए का किया जा रहा है, उसके बाद जो शख्स बात कर रहा है वह भी सामने आकर के बताने लगे, कहने लगे कि पूरा मामला 10,000 करोड़ का है और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले ले। और उसके बाद जो सवाल बड़ा होने लगे, जब ये धंधा वर्षों वर्ष से अगर सालों साल से चल रहा था तो फिर नजर किसी की क्यों नहीं अब तक पड़ी थी? भारत देश की जांच एजेंसियां उन दिशा में देखती क्यों नहीं थी? उन्हें क्यों नहीं दिखा? अगर उस समय नहीं दिख रहा था तो इस समय इन सब चीजों को किसने सामने ला करके रखा है? तो सवाल यहां से उठता है कि वाकई में क्या सत्ता की जमीन अब हिल गई है और सत्ता से लगे हुए वो लोग जो यह इस बात को समझने लगे कि अब अगर डूब गए तो सब कुछ डूब जाएगा, तो ऐसे में वह उनके खिलाफ खड़े हो गए जो कल तक अपने थे। लेकिन राजनीतिक सत्ता जब डगमगाएगी तो धंधा बचा रहे, उस दिशा में उन्होंने आगे कदम उठा लिया। तो फिर वीडियो टेप भी सामने आ गया। क्या यह सही बात है? यहाँ पे अगला सवाल होता है कि इस समय में जो धंधे की राजनीति कर रहे थे और राजनीति का धंधा कहे, दोनों के बीच का तालमेल हिल गया, डगमगा गया। क्योंकि राजनीति किसी की भी हो, धंधा उसकी जरूरत हो जाती है। तो क्या यह समझ लिया जाए कि धंधा करने वाले बदल गए हैं, राजनीति करने वाले नहीं बदले, और उन्हीं के बीच जो लकीरें खिंच गई है उसी का असर है कि एक के बाद एक सब कुछ अब सामने आने लगा। लेकिन इसमें इस एक अलग परिस्थिति होती है, डर इस बात का भी हो चला कि अगर सत्ता पलट गई तो फिर उसके बाद कहीं जेल में नहीं पहुंच जाए। अगर सबका सब कुछ सामने निकल के आ गया तो कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े विभाग में, अलग अलग विभाग से लगे हुए अधिकारी हो, धंधेबाज हो, राजनेता हो, नेता हो, मंत्री हो, सबके खिलाफ अगर कार्रवाई होने लगेगी तो फिर क्या होगा? और इतना ही भर नहीं, जो मामले लोकायुक्त के पास है, जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिन मामलों के तहत घूसखोर और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या वो मामले सामने इससे पहले आ गए थे? अगर वो जेल नहीं जा पाए तो अब उनका क्या, उनके ऊपर क्या होगा कि जो भी करप्ट है, जो भी मौजूदा समय में उस राजनीतिक दल को सौंप दो जो सत्ता में आ सकती है। इस पूरे खेल के भीतर चलते हैं और सवाल लगातार इसलिए बड़ा हो चला है कि सीएजी ने भी दिल्ली को लेकर के रिपोर्ट क्यों दिया, 9 मंत्रालयों को लेकर के रिपोर्ट क्यों दिखाया, या क्यों कहा दिया कि सड़क की कीमत 10 गुना ज्यादा कीमत के हिसाब से दिया गया पैसा है, उसमें घपला घोटाला किसने किया? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्री के, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके भीतर घपला घोटाला किसने किया? अलग अलग मंत्रालयों को लेकर के सीएजी का रिपोर्ट जब इस देश में सामने आना, पहली बार इस देश में सत्ता की धड़कनों को दिल्ली में बढ़ाने लगा, यह कहते हुए कि शायद आपको लेकर के कोई सवाल नौकरशाही के भीतर खड़ा तो नहीं होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू
पहली बार मध्य प्रदेश के भीतर से निकल के आया है। मध्य प्रदेश के भीतर जो पूरी लिस्ट है करप्शन को लेकर के, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो बाकायदा सरकारी फाइलों में दर्ज है, अगर उन पन्नों को अगर आप उलटना शुरू कीजिएगा, ये सवाल देखिएगा कि वाकई में अगर राजनीतिक सत्ता अगर पलट गई और सत्ता अगर पलटते ही सबकी फाइल अगर खुलने लगेगी तो फिर क्या होगा। यह सबसे चौंकाने वाला सच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय दिल्ली की सत्ता का हर एजेंसी पर कब्जा है, और यह कहा भी जाता है वह कार्रवाई नहीं करती है, और शायद इसीलिए यह भी कहा गया कि कनाडा से फोन आया और जिसने फोन किया उसने भी कहा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, और उसने एक अलग सोशल मीडिया पर अपना पूरा का पूरा करीब 6-7 मिनट का भाषण तक डाला, और वो बात कर रहे थे। अगर उस वीडियो क्लिप को फेक अगर ना माना जाए, और फेक कोई दूसरा नहीं बल्कि जो बात कर रहा है उसी शख्स ने मान लिया, उनकी पार्टी ने माना, यानी भाजपा ने माना और देवेंद्र सिंह तोमर ने माना, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, जो देश के कृषि मंत्री हैं, जिनको भेजा गया कि जनाब आप जाइए चुनाव लड़िए, आपका कद बड़ा शानदार है, आप तो कृषि मंत्री हैं, तो किसानों को भी साथ लेकर के चल सकते हैं, और उस इलाके में आपकी पैठ और पहुंच है, पकड़ है, तो क्यों उस इलाके में क्यों नहीं आप जाकर के अपनी सियासत को कीजिए। ग्वालियर, मुरैना इस सब भाग को संभालिए जहां पर भाजपा की हालत बहुत पतली हो चली है या फिर खस्ता है। इस इलाके से बड़े तादाद में कांग्रेसियों को खरीदा गया था 2020 के में, जितने करोड़ों रुपए दिए गए थे। उसके बाद अब अगला सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सब कुछ फाइल खुलेगी क्या, जो उधर ही रह गए कुछ तो उधर से इधर आ गए, और वह समझ भी गए कि ज्यादा लंबा यह नहीं चलेगा। तो फिर क्या, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आने वाले समय में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी फाइल जो इस समय दिल्ली के पास है, तो 2024 के बाद या फिर कांग्रेस को लगता है कि वह इस मुद्दे को उठाएगी सत्ता में आने के बाद, और सिंधिया परिवार की भी फाइल खुल जाएगी, जिस फाइल को वो खोलने का डर दिखाया गया भाजपा के जरिए। इस फाइल को बाद में बात करते हैं। पहली बहुत बड़ी फाइल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश के भीतर में ऐसा सब कुछ क्या हो रहा है, जिसको लेकर के एक सवाल बड़ा हो गया कि इस समय नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर पहले राउंड में 6 तारीख को 100 करोड़, उसके बाद 12 तारीख को 500 करोड़, उसके बाद अब यानी 14 तारीख को 10,000 करोड़ का जिक्र हो रहा है। उससे पहले एक जिक्र और हुआ था महाकुल यानी उज्जैन के भीतर, जो लगातार वहां की स्थिति थी उसमें करीब करीब 50% कट का सिलसिला कैसे शुरुआत हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने 18 साल में 250 स्कैम का जिक्र क्यों किया। थोड़े समय के लिए इस पूरे राजनीतिक पार्टी की फाइल को बंद कर देते हैं और एक हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि आखिर किस किस फाइल को लेकर कौन कौन नेता का नाम लेना शायद ठीक नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट विभाग के जरिए आपको नेता को चुन लीजिएगा और अधिकारियों को चुन लीजिएगा, क्योंकि 1 दर्जन विभाग से जुड़ी हुई फाइल लोकायुक्त के पास, अदालतों के भीतर और सरकार की मेज के ऊपर टेबल पे रखे हुए मध्य प्रदेश के भीतर में। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उन फाइलों को क्या वाकई सत्ता बदलेगी, तो फिर कमलनाथ सरकार उन फाइलों को खोल पाएगी या फिर उस पर बैठ जाएगी। क्योंकि राजनीति में कोई सगा होता तो नहीं है, लेकिन राजनीति अपने तौर पर जो कर रहे होते हैं तो सभी एक सरीके हो जाते हैं या सभी सगे हो जाते हैं। यह एक बहुत दूर की परिस्थिति है, लेकिन बहरहाल खनन मामला जो खास तौर पर नर्मदा नदी का बात है, उसके दायरे में आने वाले दायरे के 6 जिला, चंबल नदी का और उसके साथ 3 जिले, उन 9 जिलों में जो घपले घोटाले की फाइल जो वो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा के खनन मामले से 9 जिलों में, क्या उसके ऊपर कोई सवाल उठाएगा। ये मामला अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गया, पैसा भोपाल तक पहुंचता रहा, तो ये मामला लोकायुक्त तक भी पहुंचा, लेकिन सवाल है खनन माफिया के आगे किसी की चलती ही नहीं। अगर चलती है तो सिर्फ सत्ता के जो खुद को माफिया के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति को धंधा मानना और धंधे की राजनीति को तब्दील कर देना, इन दोनों को अगर आपस में मिलाइएगा तो उसके बाद जो दिग्विजय सिंह को जरा याद कर लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहा यह भी जाता कि सड़क, पानी, बिजली, इन 3 जगहों का बंटाधार उनके समय में हुआ, और इसलिए भी दिग्विजय सिंह का नाम सुनकर के उस समय के सड़क, बिजली, पानी हर किसी को याद आ जाती है।
लेकिन सवाल है वर्तमान समय की सच उलट हो गया है। इन तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई, लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट के भीतर, विभागों के भीतर, मंत्रालयों के भीतर जो घपले घोटाले का वो बहुत कमाल का है। इनकी फाइल भी लोकायुक्त के पास है, उससे जुड़े हुए अधिकारियों की भी फाइल लोकायुक्त के पास है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस फाइल को खोलेगा कौन? वो सड़क से जुड़ा हुआ मसला हो, वो बिजली से जुड़ा हुआ मसला हो, या फिर पानी से जुड़ा हुआ मसला हो। इन तमाम जगहों पर, तमाम क्षेत्रों में, इन तमाम परिस्थितियों के साथ छोटी छोटे जगहों पे अगर आप झांकिएगा, जिन फाइलों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, आप विभाग, अधिकारी, मंत्री सबको जोड़ लीजिएगा। चुनाव का समय है, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसको जोड़िएगा। मंडी से जुड़े हुए करोड़ों को कारोबार, कैसे घपले घोटाले, वो जो भर्तियां हो रही थी, जो व्यापम तो दूर की बात करते हैं, इस समय में नए तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, सतत तरीके से ऐसा व्यवस्था बनाया गया जिसमें व्यापम कम से कम मध्य प्रदेश के भीतर दोबारा ना हो। लेकिन व्यापम तक पहुंचा ही क्यों ना उसको सिस्टमेटिक तरीके से इतने विभाग में बांट दिया जाए और उसमें एक जलसे की तरह सबको सम्मिलित लगने लगे। ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती है। एक अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट, उसने यह भी कहा कि अब इस तरीके से जब भर्ती होती है तो उससे पहले किस तरीके से किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, और इन्वॉल्व करने के बाद उसमें भर्ती की प्रक्रिया में वह खुद ब खुद चीजें आगे चलती है। उसमें 50% कट का जिक्र जरूरत नहीं होना चाहिए, ये एक सिस्टमेटिक हो। उस सबको पता है कि उस पद पे अगर रहेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन सवाल है उसके बाद अगर दुकान का लाइसेंस लेना हो या फिर रिटेल क्षेत्र में कोई लाइसेंस लेना हो, वहां पर गड़बड़ी निकल करके सामने आई। जो गांव में गोडाउन, उसको आप समझिए मध्य प्रदेश के भीतर एक ऐसा अकेला राज्य जहां पर राजनीतिक सत्ता ने एफसीआई के गोडाउन को दरकिनार कर दिया और अडानी के गोडाउन के साथ राज्य स्तर पर एक सहमति बना ली, और सारा का सारा अनाज इस समय अडानी के गोडाउन में रखा जाने लगा। एफसीआई का गोडाउन की भागीदारी अब मध्य प्रदेश के भीतर खत्म होते होते पूरी खत्म ही हो गई, समझ लीजिए। एक नई परिस्थिति है। उसके बाद ये लाइसेंस बांटने की जो प्रक्रिया थी, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो लाइसेंस दिए जाते हैं, इसका सवाल था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी आवास योजना जो है, आवास सबको तो मिलेगा नहीं, यह एक अलग सवाल है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जिक्र कर दिया था एक समय 2022 तक हर किसी के पास पक्का घर होगा। 2022 बीत गया, 2023 अभी है। इसका मतलब है कि घर बन रहे हैं लेकिन सबको नहीं मिल रहे हैं। तो जब सबको अगर घर नहीं मिल रहे हैं तो सब में से बहुतों को घर चाहिए, तो घर यूं ही मिल जाएगा क्या आपको क्योंकि वो प्रधानमंत्री का नाम का है? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव होता नहीं है। तो ऐसा संभव है नहीं, तो फिर क्या उस इलाके की आरएसएस की पर्ची के जरिए पहुंचेगा? क्या उस इलाके में जो पंचायत स्तर पर होगा उसकी पर्ची काम करेगी? क्या वहां पर जो सत्ताधारी राजनीतिक दल का जो बंदा होगा, जो लोग होगा, उसकी पर्ची काम करेगा? क्या किसका पर्ची काम करेगा? पर्ची क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लिखाएगा? उसके एवज में उसे कुछ नहीं चाहिए? यह भी एक सवाल है, इसका भी जिक्र है। उसके बाद सवाल उठता है, क्या जो मनरेगा के भीतर काम मिलता है, जो राशन दुकान से राशन मिलता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां कई है मध्य प्रदेश के भीतर में, वहां पर जो रिटेल सीमेंट की दुकानें हैं जो अलग अलग फैक्ट्री में से दिखे हुए, वो इतना ही नहीं, फैक्ट्री के क्षेत्रों में जहां पर चाय की दुकान भी लगानी हो वहां पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। एक नई परिस्थिति नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और राज्य को चलाने वाला और सत्ता के साथ सबको जोड़ने का एक टूल मंत्र है, जिसमें सब जुड़ते चले जाइए, सबकी भागीदारी रहेगी और सभी पैसा दे रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं। यह एक सिस्टम बना हुआ, एक चैन बना हुआ है। इसमें नया पुर्जा जोड़ना नहीं है, जो चला रहा है चलता रहेगा। यहाँ पर किराना या फिर मॉल, इनको भी एक दायरे में लाया गया। यहां तक आप समझ लीजिए कि जो मध्य प्रदेश के भीतर खास तौर पर जो करोड़ों की कमाई है, करोड़ों में उससे पहले लाख भी लगा लीजिए, फिर ट्रिलियन में आ जाइए। ये कमाई जो है दरअसल पान मसाला के जरिए, जिले दर जिले कौन सा पान मसाला कैसे बिकेगा, किस पान मसाला को लेकर के किस जिले में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि यह परिस्थिति जिस रूप में आगे चलती है वो सबसे बड़ी राजनीतिक मनी के तौर पर, कुछ लोग इसको गुटखा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पान मसाला कहते हैं, और इनको चलाने वाले बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कद्दावर पैसे के साथ बड़ी सादगी से जीवन जी रहे होते हैं। और सादगी के जीवन में सबसे मैक्सिमम, सबसे
मैक्सिमम पैसे की आवाजाही इसी से होती है। और इसकी कीमत की अगर एक अनुमान आप लगाइएगा, जो मध्य प्रदेश के भीतर जो उस इलाके में काम करते हैं पान मसालों का, उनसे जब आप जानिएगा तो कहेंगे कि पॉलिटिकल मनी इतना ट्रैवल करता है। ट्रैवल तो सामान्य तौर पे आप यह भी कह सकते हैं लाखों करोड़, लेकिन जरा सोचिए, इसमें ऐसे सोच लीजिए कि जब जब चुनाव का समय होता है उस समय हमारी मजबूरी ही नहीं बल्कि हमको देना ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जिस मॉडल में चलता है, वो पूरा मॉडल बिजनेस मॉडल एक ऐसा है जो राजनीतिक मॉडल से जुड़ जाता है और उसमें भागीदारी नीचे से लेकर के ऊपर तक गवर्नेंस के तौर पे, शासन के तौर पर, पुलिस के तौर पर होती है। फाइल इसकी भी तैयार है, लेकिन सवाल उठता है क्या ये पूरा पैसा क्या दूसरे राजनीतिक दल में शिफ्ट हो जाएगा क्या? इनको दे रहे थे तो उनको भी देने लगेंगे, यही एक ऑप्शन है। अब तक तो यही रहा है, लेकिन जब एक ईमानदारी का जिक्र हो रहा है और एक संघार का जिक्र हो रहा था, क्या ईमानदार अपने आप को भ्रष्ट होने से बचा पाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच जब आप दौड़ना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके मन में एक अलग अलग कोऑपरेटिव का जिक्र हो। उस कोऑपरेटिव का संकट क्या है? पुलिस तक मामला पहुंचेगा कि मान लीजिए गिरफ्तारी भी कर ली गई, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में घपला घोटाला हुआ, मामला लोकायुक्त तक पहुंच, पुलिस सक्रिय हुई, गिरफ्तारी हुई, जेल तक नहीं जा पाए। ट्राइबल वेलफेयर से जुड़ी हुई जो सिटी के भीतर असिस्टेंट कमिश्नर जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थे उनको भी पकड़ा गया। लेकिन आपको ये जान करके बहुत हैरत होगी, करीब करीब 2,500 के करोड़ के लगभग 2,500 के करीब करीब घुसखोर मध्य प्रदेश के भीतर पकड़े गए, लेकिन जेल कोई नहीं पहुंचे। इसके भीतर जीएसटी डिपार्टमेंट से जुड़े जो डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी हो उनको पकड़ा गया था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अधिकारी, यहाँ तक कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इस समय इसमें जो सब पकड़े गए, लेकिन कोई जेल नहीं जा पाए। एक के बाद एक सारी बात बता रहे हैं आपको, लेकिन लगभग 684 मामले जो अदालत के भीतर चल रहे हैं, एक साल के भीतर भीतर 289 अधिकारी कर्मचारी ट्रैक में आए, जेल कोई नहीं गया। तो एक आंकड़ा और आगे आप समझिए, जब सत्ता परिवर्तित होती है तो करप्शन आने लगता है। जाहिर है अपने आप को बचाने के लिए, सरकार के करीब करने के लिए, तो कमलनाथ के समय में करीब करीब 773 मामले करप्शन के आए। वो 1 साल 1.5 साल रहे, उसके बाद हट गए। उस 773 मामले 1 साल के भीतर आते हैं, उसके बाद पूरे मामले घट जाते हैं। पहले 2020 में 151 मामले होते हैं, 2021 में 250 मामले होते हैं, 2022 के भीतर 210 मामले होते हैं, 2023 में 131 मामले। ये क्या बताते हैं? सत्ता अपने अनुकूल अपने पूरे सिस्टम को बढ़ते चले जाता है और इन सबों के बीच सवाल उठता है कि क्या इतनी कहां से आ गया? सवाल उठता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहां से ऊपर हो गए? जाहिर है जो सत्ता के भीतर है वही दे रहा होगा। ये बात सही है कि जो सत्ता के भीतर है उसी राजनीतिक दल का होगा। सवाल है कि उसी राजनीतिक दल का लोगों ने करप्शन किया होगा, उसी राजनीतिक दल के लोगों ने इन चीजों को सामने ला रहे हैं, क्योंकि समझ में उन्हें आ गया कि अब जो है वो जमीन हिल चुकी है, डगमगा चुकी है, सत्ता जाने वाली है। तो उसके लिए अलग अलग तर्क अपने तरीके से हर कोई गढ़ने को तैयार हो गया। लेकिन सवाल फिर उठता है वही कि जब पार्टी के भीतर बगावत होती है तो वह सिर्फ सीटों को लेकर के ही नहीं होती है, बल्कि हालांकि ये सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर करीब करीब 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर बगावत के साथ हैं। उसमें इंदौर, सीरी, उसमें सिंगरौली, उसमें लुहानपुर, उसमें छबुआ, उसमें अलीराजपुर, वहाँ उसमें भिंड है, उसमें मुरैना है, उसमें उसमें रीवा मौजगंज है, उसमें सतना महर है। ये सब के सब सीटें जो है बगावत के साथ खड़ी है मध्य प्रदेश के भीतर। लेकिन एक बगावत तो राजनीतिक तौर पे हुई जहां पे राजनीति की जा रही है, उनको आप टिकट नहीं दिए, हम जीत सकते थे, हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बगावत जो है वो बहुत ज्यादा है। वो दरअसल राजनीति को धंधा मानने वाले और धंधे के साथ राजनीति करने वाले की पूरी एक हुकूमत ही चलती है। इस हुकूमत को टिकट चाहिए या नहीं चाहिए ये बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। इस हुकूमत को पैसा बनाते हुए हमेशा रहना है और इसीलिए वो पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत देश के भीतर की जांच एजेंसियां हो या फिर ईमानदारी का राग अलापने वाले पीएम मोदी के अलग अलग भाषणों को जरा आप सुनिए। क्यों नहीं कार्रवाई हुई केंद्रीय मंत्री कि बेटे को अगर अब 10,000 करोड़ तक के मामले से अगर उन्हें जोड़ा जा रहा है, अगर वह करप्ट नहीं है तो जिन्होंने जोड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो क्या करप्शन की पूरी रेखाएं आगे बढ़ती रहेगी? क्योंकि एक करप्शन तो गृह मंत्रालय के भीतर भी है। गृह राज्य मंत्री के तौर पर
आप याद कर लीजिए, उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो कहा, जिस रूप में कहा, वो सारी चीजें धीरे धीरे धुल गई, मंत्री बने रह गए। तो सवाल उठता है कि अगर कार्रवाई होगी तब ना इतिहास याद रखेगा कि ये करप्ट है। अगर कार्रवाई ही नहीं होगी तो आने वाले समय में, जब उसके बाद की बात के वक्त में जब चुनाव लड़ा जाएगा और रैलियों के भीतर जब जाएंगे तो क्या कहा जाएगा कि मोदी सत्ता के भीतर कोई कैबिनेट मंत्री करप्ट नहीं था, किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। चार्ज लगता तो हम मिटा देते, लेकिन वो तो राजनीतिक तिक्रम है और राजनीतिक भाषणबाजी में लग गई और चुनाव के समय लगा, उससे क्या मायने रहेगा। तो शायद इसीलिए पहली बार भारत देश के भीतर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर राजनीतिक सत्ता अगर हट रही है या पलट रही है, तो सत्ता पलटने के बाद जब फाइलें खुलेगी तो जो पूरा विभाग के नाम आपको जो हम बता रहे थे उससे जुड़े हुए अधिकारी मंत्री क्या जेल के अंदर होंगे या उनसे कोई राजनीतिक सौदेबाजी कर ली जाएगी। क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो हर फाइल जो भी सरकार के भीतर आएगा उसके सामने फिट टेबल पे ही रहेगा। जो भी सीएम बनेगा, कोई भी पार्टी का कोई भी दल का होगा, फिर वो फाइल सामने होगा। उस धंधे की राजनीति जो है कि परिस्थिति में जब दोबारा से जब पैसा बनने का चक्रव्यूह जब शुरू हो जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो राजनीति सिर्फ छाटी हुई खाटी हुई राजनीति कर रही है, वो समझ ही नहीं सकते हैं कि इस राजनीति को धंधे में किसने तब्दील किया और अपने धंधे को राजनीति से जोड़ करके बहुत बड़ी राजनीति का दायरा, उसकी बहुत बड़ी लकीर किसने बनाई। इन दोनों के भीतर बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इसीलिए जरूरत है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित इस देश के गवर्नेंस की जरूरत है। और इसीलिए सवाल जो है यह उठता है कि इस देश के भीतर नौकरशाह संस्थानों को संभाले हुए जो प्रीमियम जांच एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। घूसखोर को पकड़ेंगे, जेल तक नहीं जाने देंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप है, क्योंकि इस समय आप पॉलिटिशियंस को पकड़ेंगे लेकिन जेल तक नहीं पहुंचने देंगे, यह भी राजनीतिक दखलंदाजी है। तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सवाल ये नहीं कि 30-31 सीटों का जो जिक्र आपसे राजनीतिक बगावत के तौर पे करें, उसके भीतर अगर राजनीति को आप देखिएगा तो संयोग से नरेंद्र सिंह तोमर के दायरे में आने वाले चंबल और ग्वालियर संभाग जो है, चंबल में 13 सीटें हैं। चंबल डिवीजन के भीतर में भाजपा सिर्फ 2 जीती। ग्वालियर डिवीजन के भीतर 21 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा सिर्फ 5 जीत पाई थी। और जिस सीट से खड़े हुए हैं खुद नरेंद्र सिंह तोमर, देश के कृषि मंत्री वर्तमान में, और मुरैना की दामनी सीट है और वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को 2018 के भीतर वोट मिले थे 69,597। भाजपा के कैंडिडेट एक मंडल सिंह तोमर थे, उनको वोट मिले थे 51,120। यानी उस समय में करीब करीब 18,000 वोटों के बीजेपी के जो विधायक थे वो हार गए थे। लेकिन इस इलाके के जो भाजपा के हारे हुए कैंडिडेट थे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के उस कैंडिडेट के भाजपा के लिए हो गया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शिफ्ट हुए तो जो तमाम जगहों से विधायक उनके साथ चल करके भाजपा के भीतर आए, उसमें यह भी एक सीट थी। और कितना पैसा दिया गया अगर उस समय की बोली लगा लीजिएगा तो मिनिमम करीब 25 करोड़ था और मैक्सिमम उस समय 75 करोड़ तक था। 25 से 75 करोड़ के बीच में हर किसी की बोली लगाई जा रही थी। बहुत दिन तो नहीं बीते, इस समय तो सरकार खुद सालों और सालों दर के पुरानी किस्से और फाइल खुल रहे, तो इस संभाग की हर किसी का फाइल खुलना चाहिए। किसको कितना पैसा कहां से दिया गया उसका लेखा जोखा होना चाहिए, स्टेट राज्य स्तर पे होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार उसमें दखल देती है तो राजनीतिक तौर पर उस पर फाइट होनी चाहिए। तो क्या सबकी फाइल खुलेगी? क्या सब कोई जेल जाएंगे? दामनी सीट ही नहीं, सुमावली की केस, मुरैना की सीट, अंबा की सीट, मेगांव सीट, गोहात सीट, ग्वालियर सीट, ग्वालियर ईस्ट सीट, डावरा सीट, करेरा सीट, कोतधारी सीट, दामोटी सीट, अशोकनगर सीट, चंदेरी सीट, सुर्खी सीट, इन तमाम जगहों पर तो विधायकों को खरीद फरोख्त खुल करके की गई थी। अब बचा क्या रह गया? बचा कुछ नहीं है। इस राजनीति के भीतर का आखिरी मंत्र लाइन जरा समझिए कि जब अडानी को लेकर के देश भर में सवाल उठता है तो केंद्र सरकार अडानी ग्रीन के एडवाइजर जनार्दन चौधरी को पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का सदस्य बना देती है।
यह पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का काम होता है। इस देश के भीतर में जो भी योजनाएं चल रही है, जो पावर सेक्टर से जुड़ी है, खास तौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रिवर वैली प्रोजेक्ट, उसके ऊपर उन्हें सहमति देनी होती है और वह प्रोजेक्ट अडानी के पास में है। और जानकारी निकल कर के आई कि 27 सितंबर को नियुक्ति होती है। 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के भीतर सतारा में 1,500 मेगावाट के परियोजना पे विचार किया जाता है, उसको क्लीन चिट दी जाती है और जिनकी कंपनी जो है उन्हीं का व्यक्ति फैसला लेने वाला। तो फिर सरकार जब इस हद तक अगर उतर जाए तो सवाल राजनीति का धंधा और धंधे की राजनीति का ही नहीं होता। इस देश के भीतर, भारत देश के भीतर सिर्फ धंधा ही इसको समझा जाएगा। और सवाल इसी का है कि इस लोकतंत्र के भीतर में जनता को किस लाइन पे चलना है, क्या गारंटी उन्हें सरकार से चाहिए। जिनको वोट देते हैं, जिनको चुनते हैं, उसे गारंटी लिखा करके लीजिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं कि रियायत बता दे कि 100 दिनों के भीतर अगर नहीं करेंगे, पूरी फाइल जो इस समय पड़ी हुई है सीएम दफ्तर के भीतर में या फिर लोकायुक्त के भीतर या फिर अदालतों के भीतर, कार्रवाई उस पर होगी क्या, इतना तो समझिए। फिर देखिए फिर क्या होगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।